हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। ज्योमेट्री में दो टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया, त्रिभुज और चतुर्भुज। और इन पर आधारित जो भी सवाल इन सारे एग्जाम्स में पूछे गए थे, उन सारे सवालों को हम लोगों ने टाइप वाइज सॉल्व भी कर लिया। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में शुरू करते हैं। आयत और वर्ग, इन पर आधारित जो भी सवाल इन सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, यदि पी क्यू आर एस एक आयत है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी जो गलत है वो आपको आंसर देना है। ठीक है, तो आयत के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, चलिए पहले एक डायग्राम बनाते हैं, फिर इसके बारे में सारे पॉइंट एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आपका आयत, इसका नाम इन्होंने दे रखा है पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस। ठीक है, अगर ये आयत है तो इनकी आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर होगी, यानी एस आर और पी क्यू ये दोनों इक्वल होंगे और साथ साथ क्या होंगे, समानांतर भी होंगे। उसी तरह ये जो चौड़ाई आपको दिख रहा है एस पी और आर क्यू, ये दोनों इक्वल होंगे और साथ में दोनों पैरेलल होंगे। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात कि इनके जो विकर्ण हैं वो दोनों इक्वल होते हैं। जैसे पहला विकर्ण आपका हो जाएगा पी आर, दूसरा हो जाएगा एस क्यू। यहाँ पर खींच लेते हैं एक विकर्ण। ठीक है, तो ये हो गया आपका पी आर पहला विकर्ण, दूसरा विकर्ण ये एस क्यू, ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, और दोनों एक दूसरे को बराबर भाग में डिवाइड भी करते हैं। क्लियर है? उसके बाद इनके प्रत्येक कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं, यानी प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री का होता है। ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर। ये क्या कह रहा है पहला ऑप्शन में कि डायगोनल पी आर बराबर डायगोनल एस क्यू, यानी इनके दोनों विकर्ण बराबर हैं। एकदम सही बात है, यहाँ हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। आगे, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर, यानी ये कह रहा है कि इनके विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में नहीं काटते हैं। ये गलत है। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है इसका, पी क्यू बराबर आर एस। कहाँ है पी क्यू आर एस, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, पी एस बराबर क्यू आर, पी एस क्यू आर, ये दोनों भी इक्वल है। इसका मतलब ये आपका करेक्ट है। उसके बाद कोण पी बराबर कोण क्यू बराबर कोण आर बराबर कोण एस बराबर 90 डिग्री, यानी इनके चारों कोण समकोण होते हैं। ये बात हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, तो ये भी आपका करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये जो गलत आपको दिख रहा है दूसरा ऑप्शन, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे। एम एन ओ पी एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें प्रत्येक कोण समकोण है। ठीक है, देखिए चतुर्भुज है और प्रत्येक कोण समकोण है, इसका मतलब ये जो चतुर्भुज है ये या तो आयत है या नहीं तो वर्ग है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एम एन बराबर पी ओ, एम पी बराबर एन ओ है और इसके दोनों विकर्ण 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। एम एन ओ पी किस प्रकार का चतुर्भुज है? ठीक है, तो आप ये पूरा पढ़ने के साथ बता सकते हैं कि ये जो चतुर्भुज है एक प्रकार का क्या है, आयत है, यानी रेक्टेंगल है। ठीक है, क्योंकि इनके प्रत्येक कोण समकोण है और इनके विपरीत भुजा इक्वल है। जैसे आप देख सकते हैं एम एन बराबर पी ओ इन्होंने दे रखा है, एम एन बराबर पी ओ। उसके बाद एम पी बराबर एन ओ, एम पी बराबर एन ओ, ये दोनों इक्वल है और दोनों विकर्ण 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, ये बात भी कह रहा है। तो ये जो है कौन सा चतुर्भुज है, ये एक आयत है। तो यहाँ पर आपको डायग्राम बनाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आगे। एक आयत पी क्यू आर एस में विकर्ण ओ बिंदु पर मिलते हैं। यदि कोण क्यू ओ आर 36 डिग्री है तो कोण ओ पी एस का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले एक डायग्राम बना लेते हैं क्योंकि हमें एंगल फाइंड करना है। तो ये रहा आपका आयत, इसका नाम इन्होंने दे रखा है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। इनके विकर्ण ओ पॉइंट पर मिलते हैं। तो चलिए इनका विकर्ण खींचते हैं। ये एस क्यू आपका पहला विकर्ण, दूसरा विकर्ण ये रहा पी आर, ये दोनों इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, इसका नाम ओ इन्होंने दे रखा है। इसके बाद ये कह रहा है कोण क्यू ओ आर है 36 डिग्री। कहाँ पर है कोण क्यू ओ आर, ये है आपका 36 डिग्री। पूछ रहा है कोण ओ पी एस, ओ पी एस, यानी ये कोण का मान आपसे पूछ रहा है। मान लीजिए थीटा है तो थीटा का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो आप कैसे करेंगे इसको फाइंड? तो देखिए सिंपल सा आप किसी भी तरीका से यहाँ पर इसको निकाल सकते हैं। ये देखिए अगर ये 36 है तो ये भी 36 होगा क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, ये कोण आपको मिल गया 36 डिग्री और जानते हैं कि आयत के विकर्ण इक्वल होते हैं और दो बराबर भाग में ये डिवाइड होते हैं।
तो यहाँ पर PO और SO ये दोनों भी इक्वल होंगे। इसका मतलब ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, दोनों भुजा बराबर है। तो आप बता सकते हैं ये थीटा का वैल्यू कितना होगा। ये कोण और ये कोण का आपको योगफल निकालने के लिए क्या करना होगा, 180 में से ये जो दिया है 36 डिग्री इसको माइनस करना होगा, तो आएगा ये 144 डिग्री। ठीक है। अब जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। उसमें एक कोण आपको पता है 36, तो वो माइनस कर देंगे तो बाकी दोनों कोणों का योगफल निकल जाएगा। ठीक है। इसके बाद ये दोनों इक्वल है, अगर इसको 2 से डिवाइड कर दें तो आएगा 72 डिग्री और दोनों को बराबर दे देंगे, तो ये हो गया आपका 72, ये भी हो गया 72। तो हमें ये निकालना था, तो 72 डिग्री इसका आंसर होगा। आगे, आयत PQRS में यदि कोण QPR 26 है तो कोण SQR का मान क्या होगा। ठीक है। तो चलिए एक आयत बना लेते हैं। ये रहा आपका आयत, इसका नाम इन्होंने दे रखा है PQRS, PQRS। कोण QPR है 26, कहाँ पर है QPR, यानी P से R को मिलाना होगा। जब मिलाएंगे तो ये एंगल आपको दिखेगा, इसी का नाम है QPR और ये दे रखा है 26 डिग्री। और पूछ रहा है कोण SQR, कहाँ पर है SQR, यानी S से Q को आप मिला दीजिए तो ये वाला एंगल बन रहा है। मान लीजिए थीटा है तो इसी का मान आपको निकालना है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए इसको निकालने के कई तरीके हैं। यहाँ पर आप चाहे तो इस शीर्ष पर कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर शिफ्ट हो जाइए। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, दोनों विकर्ण एक दूसरे को इस पॉइंट पर काट रहे हैं। मान लीजिए O पॉइंट है, तो यहाँ से PO और OQ ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल होंगे, ये 26 है तो ये भी 26 डिग्री होगा। और आप जानते हैं कि आयत के प्रत्येक कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं, यानी 90 डिग्री के कोण होते हैं। इसमें ये पूरा कोण 90 है और ये है 26 डिग्री। इसको जब माइनस करेंगे तो थीटा का वैल्यू आपको मिल जाएगा। कितना मिलेगा घटाने के बाद, 64 डिग्री। यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर A में दे रखा है। ठीक है। आगे, एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5 और 8 सेंटीमीटर है। तो सिंपल सा आप जानते हैं कि आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई दे रखा, आपको दोनों को जोड़ के 2 से गुना करिए, तो 2 गुना 5 8 13, तो 13 दूना 26 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ठीक है। तो आपको इस तरह से इसे करना था। आगे, यदि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है और उसका परिमाप 48 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको समझना ये परिमाप दे रखा है 48 सेंटीमीटर और लंबाई चौड़ाई का रेशियो यहाँ से मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक्चुअल लंबाई और एक्चुअल चौड़ाई निकालेंगे, फिर उसके बाद क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है। तो चलिए, ये रहा आपका लंबाई, ये रहा चौड़ाई। तो ये कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई की 3 गुनी है, यानी चौड़ाई अगर 1 यूनिट मान लें तो लंबाई कितना आ जाएगा, 3 यूनिट, क्योंकि 3 गुना है। अगर यहाँ से हम लोग परिमाप निकाले पेरीमीटर, तो कितना आएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना करना, तो 3 1 4 हुआ, 4 का 2 गुना 8 यूनिट आ जाएगा इसका परिमाप। जबकि एक्चुअल में ये परिमाप दे रखा है 48, तो ये 48 के बराबर हो जाएगा। तो 8 से 48 कितना गुना हो रहा है, 6 गुना। ठीक है। तो आप लंबाई और चौड़ाई को भी 6 गुना करिए, तो 3 का 6 गुना 18 सेंटीमीटर इसका लंबाई हो जाएगा और 1 का 6 गुना 6 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, एरिया। एरिया क्या होता है इसका, लंबाई गुना चौड़ाई। देख सकते हैं लंबाई 18 है और चौड़ाई 6 है, तो 18 गुना 6 108 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C में दे रखा है ये। आगे, एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात 3:8 है तथा पार्क का परिमाप 264 मीटर है। पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। सेम सवाल है लेकिन यहाँ रेशियो डायरेक्ट आपको दे रखा है, तो यहाँ से आप परिमाप निकाल सकते हैं। पेरीमीटर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ के 2 से गुना, तो 8 3 11 दूना 22 जो है इसका पेरीमीटर हो जाएगा। लेकिन ये एक्चुअल में पेरीमीटर दे रखा है 264, तो ये 264 मीटर के बराबर हो जाएगा। कितना गुना हो रहा है, 22 एकम 22, 22 दूना 44, ये 12 गुना हो रहा है। अब यहाँ से आप लंबाई चौड़ा निकाल लीजिए, ये है 3 यूनिट, तो 12 गुना 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 36 मीटर, और ये 8 का अगर 12 गुना करें तो 12 8 96 हो जाएगा। हमें निकालना क्षेत्रफल, तो इन दोनों को गुना कर दीजिए, तो 36 गुना 96। इकाई अंक देख रहे हैं आप, 6 गुना 6 6 आ रहा है, यहाँ पर दे रखा है केवल, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो ये गुना करने से आपको क्या मिल गया, एरिया मिल गया। आगे,
एक आयत की छोटी भुजा 24 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल इसके परिमाप के संख्यात्मक मान के 8 गुना के बराबर है। ठीक है, यानी यहाँ से क्षेत्रफल और परिमाप का रेशियो आपको मिल जाएगा। आयत की लंबी भुजा की लंबाई कितनी है? ठीक है, तो देखिए ये सवाल में आपको छोटी भुजा यानी चौड़ाई दे रखा है और लंबाई आपसे पूछ रहा है, तो मान लीजिए लंबाई L है और यहाँ से क्षेत्रफल और परिमाप का रेशियो मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका परिमाप निकाल लेंगे। अगर ये चौड़ाई है और ये लंबाई L है तो इसका परिमाप क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी। तो L तो L ही है, लेकिन B जो आपका 24 दे रखा, तो 24 हो जाएगा। उसके बाद इसका क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई तो L है, चौड़ाई कितना है, 24 है, तो यहाँ पर L गुना 24 हो जाएगा। इसको बराबर करेंगे किसके, ये कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है परिमाप के संख्यात्मक मान के 8 गुना के बराबर है। यानी परिमाप अगर 1 यूनिट है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 8 यूनिट होगा। यही बात ये यहाँ पर कहना चाह रहा है। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए ये तो कट जाएगा 8 से 3 बार में। ठीक है, 3L हो गया, यहाँ पर हो गया आपका 2L प्लस का 48 और बराबर राइट साइड क्या होगा, 3 गुना L 3L। ठीक है, इस तरफ चला जाएगा। तो यहाँ से L का वैल्यू आपको मिल गया 48। L का वैल्यू 48 है, यही हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आगे, किसी आयत के परिमाप और लंबाई के बीच का अनुपात 3:1 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 180.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्षेत्रफल दे रखा है, अगर हमें लंबाई और चौड़ाई का रेशियो मिल जाए तो यहाँ से हम लोग चौड़ाई आराम से ज्ञात कर सकते हैं। और ये सवाल में क्या दे रखा है, परिमाप और लंबाई का रेशियो। यहाँ पर एक चीज़ समझना है आपको कि आप जानते हैं किसी भी आयत के परिमाप को अगर 2 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई का योगफल आपको मिलेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर परिमाप का जो रेशियो में दे रखा है 3 यूनिट दे रखा है। अगर 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 1.5 आएगा। तो यहाँ पर बात पॉइंट में चली जा रही, तो हम नहीं चाहते हैं कि बात यहाँ पॉइंट में जाए। तो क्या करेंगे, इसको पूरा रेशियो को 2 से गुना कर लेंगे। 2 से जब गुना करेंगे तो 2 तिया 6 और यहाँ पर आएगा 2 1 का 2, यानी 6:2 कहिए या फिर 3:1, एक ही बात है। अब यहाँ पर लंबाई इसका कितना हो गया, 2 यूनिट लिखते हैं यहाँ पर, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो। तो लंबाई तो 2 यूनिट रहेगा और चौड़ाई कितना हो जाएगा, देखिए ये है परिमाप 6 यूनिट। 6 को अगर 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आता है, 3। तो ये जो 3 आया आपको, यही है ये लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि हमने परिमाप को 2 से डिवाइड किया। 3 है जिसमें आप देख रहे हैं कि लंबाई 2 है, तो इसका मतलब चौड़ाई कितना बचा, 1 यूनिट बच गया। ठीक है, तो ये रेशियो आपको मिल गया है। अब क्षेत्रफल दे रखा है तो इसको x में मान लीजिए, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। तो ये हो गया 2x और ये हो गया आपका x। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी इन दोनों को गुना करिए तो ये हो गया 2x² और क्षेत्रफल है 180.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसके बराबर कर देंगे। तो यहाँ से इसको अगर कटा दें तो ये आएगा 90 और उसके बाद 25। ठीक है, और यहाँ पर लग जाएगा आपका पॉइंट, यानी 90.25। और ये x² का वैल्यू है, तो x का वैल्यू क्या होगा, इसका वर्गमूल। तो 90.25 का वर्गमूल हमें लेना है। आप देख रहे हैं इकाई अंक क्या है, 5 है, तो 5 का 5 ले लेंगे और 90 मतलब इसको तोड़ेंगे आपको 9 गुना 10, यानी 2 क्रमागत संख्या के गुणनफल में। और इनमें से आपको कौन सा लेना है, छोटी वाली उठा के यहाँ पर रखना है, यानी 9.5 जो है इसका आ जाएगा वर्गमूल। तो x का वैल्यू आपको मिल गया। चौड़ाई हमें ज्ञात करना था, चौड़ाई देखिए x ही है और x का वैल्यू यहाँ पर है, तो यही इसका आंसर भी होगा। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। ठीक है, आगे, एक आयत के परिमाप और उसकी चौड़ाई के बीच का अनुपात 3:1 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 98 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए सेम सवाल है, बस यहाँ पर आपसे परिमाप पूछा जा रहा है, तो आप इसको खुद से सॉल्व कर लीजिए। आगे, एक आयताकार पार्क में उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 30 मीटर अधिक है और उसका क्षेत्रफल 18,271 मीटर स्क्वायर है। पार्क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए एकदम सिंपल सा बात है, ये कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 30 मीटर अधिक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे चौड़ाई x है, तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा, x + 30। और ये क्षेत्रफल दे रखा है। अब जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, और यहाँ पर दोनों चीज़ आपको प्राप्त है। अगर इन दोनों को गुना कर दें तो हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो x गुना x + 30 अगर कर दें यहाँ से तो ये क्षेत्रफल हुआ, और ये क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ये जो एक्चुअल क्षेत्रफल दे रखा है इसके, यानी
71। ठीक है, अब यहाँ से जो ज़रूरी है वो है x का वैल्यू फाइंड करना। तो बड़ा नंबर है, क्या करेंगे, ऑप्शन से हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू लेंगे। अगर पहला ऑप्शन लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इकाई अंक क्या है, 4 है, और यहाँ पर हमें चाहिए क्या, इकाई अंक 1 चाहिए। क्या यहाँ पर 4 इकाई अंक वाला कोई नंबर रखने से ये 1 बन सकता है क्या? देखिए, अगर यहाँ 4 लें और यहाँ पर 4 जीरो 4 हो जाएगा, तो 4 गुना 4 कितना हो रहा है, 16, 6 बन रहा है इकाई अंक, जबकि चाहिए हमें 1। इसका मतलब जो है ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अगर 4 लिए तो दोनों जगह 4 बन रहा है, तो सेम चीज़ आपको यहाँ पर करना है। जैसे यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पर देखिए 1 है, इसका मतलब ये हो सकता है। 3 है, 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, जबकि 1 चाहिए, ये नहीं हो सकता। यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, ये हो सकता है। अब 2 नंबर है आपके पास, इनमें से एक को कैसे हटाएंगे? देखिए, ये तो आप जान रहे हैं कि ये जो 131 है ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। लेकिन ये जो 121 है ये प्राइम नंबर नहीं है, और ये 11 का मल्टीपल है। अगर ये 11 का मल्टीपल है, क्या ये 11 का मल्टीपल है? इसे आप चेक कर लीजिए। 1 2 3 1 4 8 7 15, यानी 15 और 4 का डिफरेंस 11 आ रहा है। इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू में 121 आएगा। तो x हो गया आपका 121। हमसे क्या पूछा जा रहा था, चौड़ाई, x का ही वैल्यू, तो 121 ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे, एक आयत की असमान भुजाओं का अनुपात 3:4 है। यदि उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सिंपल सा है, चलिए एक आयत बना लेते हैं। ये रहा आपका आयत, इसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 3:4, तो हम लोग ये छोटा वाला 3 यूनिट का मान लेते हैं। ठीक है, और बड़ा वाला 4 यूनिट का मान लेते हैं, और हमें निकालना विकर्ण। तो ये रहा आपका विकर्ण, तो इसका वैल्यू कितना होगा? तो देखिए, ये आप जानते हैं कि समकोण होता है, और ये 3 है 4 है, तो ये कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि 3 4 5 एक ट्रिपलेट है। और ये परिमाप दे रखा है। अगर हम यहाँ पर लंबाई 4 और चौड़ाई 3 लेकर परिमाप निकाले तो कितना होगा, 4 3 7 का 2 गुना, यानी कि 14 यूनिट। जबकि एक्चुअल में परिमाप ये दे रखा है 42, तो ये 42 के बराबर हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, विकर्ण, जो कि है 5 यूनिट का। तो 5 यूनिट का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो 14 तिया 42, ठीक है, 5 का 3 गुना करेंगे तो ये 15 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं, विकर्ण निकालना हो या लंबाई निकालना हो, परिमाप निकालना हो उसमें। लेकिन जब भी क्षेत्रफल का बात रहे तो उसमें आप एक्स के टर्म में मान लीजिए रेशियो को, ताकि आपको वहाँ पर जानते हैं कि स्क्वायर रूट लेना पड़ता है, इसलिए आप वहाँ पर गलती कर सकते हैं अगर आप भूल गए वो चीज़ सोचना। ठीक है, आगे, यदि किसी आयत की लंबाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 7 मीटर घटा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 8 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। यदि लंबाई 5 मीटर घटा दी जाए और चौड़ाई 8 मीटर बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए परिमाप हमें ज्ञात करना है तो पहले लंबाई और चौड़ाई निकालना होगा, और ये इस प्रकार का सवाल है कि इसमें कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा। तो एग्ज़ाम में जब भी इस तरह का सवाल आए तो इसको बचा के रखिए लास्ट के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं ये आयत है, इसकी लंबाई l है और चौड़ाई b है। अगर लंबाई l चौड़ाई b माने तो इसका एरिया कितना होगा, एल बी। अब कंडीशन में क्या कर रहा है ये, कि लंबाई को 5 बढ़ा दिए, l माने थे 5, अगर बढ़ाएंगे तो l+5 होगा। चौड़ाई 7 घटा दिए, चौड़ाई b माने थे 7, अगर घटाएंगे तो b-7 होगा। तो ये चेंज करने के बाद क्या हुआ कि क्षेत्रफल 8 मीटर स्क्वायर बढ़ गया। तो पहले क्षेत्रफल कितना था, एल बी, अब जो है ये 8 मीटर बढ़ गया, तो प्लस काट कर दिए। तो इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा। एल गुना बी अगर करें तो एल बी होगा, यहाँ भी आप देख सकते हैं एल बी है, तो ये दोनों साइड कट ही जाएगा, तो हटाइए, इसको नहीं लिखिए। एल गुना अगर माइनस का 7 करें तो माइनस का 7 एल होगा, और यहाँ से 5 गुना बी करें तो प्लस का 5 बी, और 5 गुना 7 करें माइनस का तो ये माइनस का 35 मिलेगा आपको। और माइनस का 35 को राइट साइड भेज दीजिए, जो 8 में आके जुड़ जाएगा, तो 35 8 कितना हो जाएगा, 43। ये आपका पहला इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन, ये कह रहा है लंबाई 5 घटा दिए तो l-5 हो जाएगा, चौड़ाई 8 बढ़ा दिए तो b प्लस यहाँ 8 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ है, क्षेत्रफल 33 मीटर स्क्वायर बढ़ गया, यानी ये प्लस का 33 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे ये तो कट ही जाएगा, l+8 करेंगे तो यहाँ से 8l मिलेगा, -5 गुना b करेंगे माइनस का 5b, और यहाँ पर -5 गुना 8 करेंगे तो माइनस का 40 मिलेगा, राइट साइड भेज देंगे तो 40, और ये 33 ऑलरेडी है तो कितना हो जाएगा, 73। ये आपका हो गया दूसरा इक्वेशन।
अब पहला और दूसरा को अगर जोड़ दें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस का 5 भी है और यहाँ पर प्लस का 5 भी है, तो ये दोनों कट जाएगा। तो इन दोनों को जोड़िए, कितना होगा? माइनस का 7L प्लस का 8L, कुल मिला के ये L हो जाएगा। और यहाँ 43 प्लस 73, 7 4 है 110 प्लस 6 116। ठीक है, L का वैल्यू आप निकाल लिया। अब हमें प्राप्त करना है क्या? P का वैल्यू। तो आप क्या करिए, ये L का वैल्यू कहीं एक जगह रख दीजिए। चलिए इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो ये हो गया आपका 5B, राइट साइड नहीं भेजेंगे, इसको लेफ्ट में रखेंगे। और राइट साइड 43 है ऑलरेडी। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ माइनस में, राइट में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। कितना? 116 गुना 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 700 और 112 812। तो यहाँ से B का वैल्यू कितना होगा? 850, 5 855 हुआ। इसको 5 से डिवाइड करना होगा तो 5 से 17, 5 का 5, 171 B का वैल्यू आ गया। अब हमें प्राप्त करना है पेरीमीटर। तो क्या करना होगा? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई 116 निकला था, चौड़ाई 171। तो गुना कर लीजिए, 6 1 7 दूना 14, 4 आ रहा है इकाई का, ऑप्शन नंबर 4 में है केवल, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जोड़ के चाहे तो निकाल भी सकते हैं। देखिए 116 171 कितना हुआ? 280 7 87, 287 का 2 गुना करना है। तो 2 गुना 287 अगर करें तो ये आ जाएगा 560 प्लस 14 574। ठीक है, आगे। पी आयत ए बी सी डी के अंदर स्थित एक बिंदु है। यदि पी ए 27 है, पी बी 21 है और पी सी 6 सेंटीमीटर है तो पी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसमें एक डायग्राम बना लेते हैं। ये रहा आपका आयत, इसका नाम इन्होंने दे रखा है ए बी सी डी। और ये कह रहा है कि P जो है आयत के अंदर स्थित एक बिंदु है। तो मान लीजिए कहीं पर भी एक पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका P। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि P ए 27 है, तो A से अगर P को मिला दे तो इसकी लंबाई ये 27 दे रखा है। P भी 21 है, तो P से B को अगर मिला दे तो ये दे रखा है 21। और P C 6 है, तो P से C को अगर मिला दे तो ये मिल रहा है आपको 6 सेंटीमीटर। हमें निकालना है PD। तो D से अगर P को मिला दे तो ये रहा आपका PD। ये मान लीजिए x है, तो x का वैल्यू आपको प्राप्त करना है। तो देखिए इसमें क्या होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो आपको डायगोनली देखना है, जैसे AC और DB। तो AC को अगर देखें तो दो टुकड़ी आपको यहाँ पर दिखता है, एक हो रहा AP, एक PC। ये देखिए एक्चुअल में ये विकर्ण नहीं है, लेकिन आपको डायगोनली सोचना है। तो ये AP PC मिल रहा है आपको, तो AP का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर ये इक्वल होगा किसके? अब इधर से आपको देखना है, D से B तक दो टुकड़ी मिल रहा है, DP और PB। तो यहाँ से DP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर, ये दोनों इक्वल होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है अगर आपने पहले से याद नहीं रखा है। तो चलिए यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिए। AP दे रखा है 27, तो 27 का स्क्वायर डायरेक्ट रखिए 729 होगा। PC 6 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा राइट साइड। TP जो कि है x, तो x का स्क्वायर प्लस PB जो कि 21 है, 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलना है क्या? x का वैल्यू। तो कैसे होगा? ये दोनों को जोड़ के इस तरफ ले आइए तो आप इकाई अंक देख सकते हैं। यहाँ पर 9 6 15 हो रहा है, 15 में एक घटेगा, 4 बनेगा इकाई अंक। 4 का वर्गमूल में क्या आएगा? या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, तो आपको थोड़ा सा और सॉल्व करना होगा। तो ये हो गया आपका 750 15 765, 441 इस तरफ आएगा, घट जाएगा, बराबर x का स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर 4, यहाँ से 2 और यहाँ से 3, 324। सीधा सीधा x का वैल्यू 18 हो जाएगा। ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। ठीक है, आगे। पी चतुर्भुज ABCD के भीतर एक बिंदु है। यदि PA ये है, PB है, PC है, PD की लंबाई ज्ञात करना है। सेम सवाल है, अब इसको खुद से ट्राई कर लीजिए। ठीक है, ये सवाल RRB NTPC में पूछा गया और पिछला सवाल जो है ये ग्रुप डी में पूछा गया था 2022 में। ठीक है, चलिए इसके बाद है, किसी आयत के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल से 108 सही 1/3% अधिक है। यदि आयत का परिमाप 28 इकाई है तो आयत की दोनों भुजाओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक डायग्राम बना लेंगे। ये मान लीजिए आपका आयत है और इस आयत के विकर्ण पर जो है एक वर्ग बनाया जाता है। तो मान लीजिए कि ये आपका पहला विकर्ण है और इस विकर्ण को भुजा मान के एक वर्ग बनाया जाता है। तो कुछ इस तरह से आपको वर्ग इसका दिखेगा। मान लीजिए ये जो है एक वर्ग बनाया गया है और ये कह रहा है कि इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो इस आयत के क्षेत्रफल से कितना अधिक है? 108 सही 1/3%।
तो देखिए और क्या दे रखा है, आयत का परिमाप दे रखा है 28 इकाई। कि परिमाप को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है हमें, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 से अगर डिवाइड करें इसको तो मिलेगा 14। तो ये लंबाई प्लस चौड़ाई होगा। तो इसको अगर आप बेसिक तरीका से यहाँ से सॉल्व करने लगेगा तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये एल है और ये पी है, और आप जानते हैं कि ये समकोण होता है। तो यहाँ पर अगर पाइथागोरस लगाए तो ये डायगोनल का लंबाई निकल जाएगा। तो आप सोचिए कि 14 को आप किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं ताकि वो एक ट्रिपलेट बना ले। तो आप कहेंगे यहाँ पर 6 और 8 में अगर तोड़ दे तो 6 8 10 जो है ट्रिपलेट बनाएगा। ठीक है, 6 8 14 तो यहाँ से मिल रहा है, 10 हमें लेना होगा डायगोनल का लंबाई। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो लंबाई है इसको 8 ले लीजिए, चौड़ाई को 6 ले लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 10। ठीक है, अगर आप और भी किसी तरीका से तोड़ सकते हैं तो वो भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं, लेकिन बाद में आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए अभी यहाँ पर वो किया जाएगा। तो ये विकर्ण कितना आ गया, 10। अगर हम यहाँ से इस डेटा से दोनों का एरिया निकालें, अगर आयत का एरिया निकालें तो कितना आएगा, आयत का जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 8 गुना 6, तो ये आ गया आपका 48। ठीक है, 48 यूनिट स्क्वायर जो भी है वो बाद में हम लोग देख लेंगे। इसके बाद अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकाले तो कितना आएगा, देखिए ये वर्ग है, इसका भुजा ये जो आयत का विकर्ण है वही बन गया जो कि दे रखा है 10। तो 10 का स्क्वायर हमें करना होगा तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 100। अब देखिए यहाँ पर तुलना करके, आयत का क्षेत्रफल 48 है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 100 है। तो ये कितना अधिक यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको 52 अधिक दिख रहा है। और किसके ऊपर हमें तुलना करना है, आयत के क्षेत्रफल पर, क्योंकि ये कह रहा है कि आयत के क्षेत्रफल से इतना अधिक है। तो आयत का क्षेत्रफल है 48। ठीक है, तो 48 पर ये 52 कितना परसेंट है, तो आपको 100% से गुना करके यहाँ पर निकालना होगा। तो यहाँ कटाइए, 4 से ये कट जाएगा 12 बार में, 4 से ये 25 बार में। ठीक है, 4 से 3 बार में और ये 4 से 13 बार में। तो ये कितना आ गया गुना करके, 25 या 75, 25 एक्का 25 7 32, यानी 325/3 इतना परसेंट जो है यहाँ पर आया है। इसको आप इस तरह से बना लीजिए तो 108 सही 1/3% यहाँ से मिलेगा आपको। तो देखिए इतना ही अधिक है और इतना ये सवाल में भी कह रहा था। इसका मतलब ये जो डेटा हम लोग सेट किए थे वो एकदम सही था। तो यही इसका रह जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस हमसे पूछा जा रहा है। तो आप देखिए 8 और 6 का डिफरेंस कितना है, 2। तो यही 2 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, आगे। एक वर्ग का क्षेत्रफल 4096 वर्ग सेंटीमीटर है। एक आयत की लंबाई उस वर्ग की भुजा की 2 गुनी है और चौड़ाई वर्ग की भुजा से 24 सेंटीमीटर कम है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 4096। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्ग का भुजा निकालें। आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर, जो कि दे रखा है 4096। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना आएगा, 64, क्योंकि ये 64 का स्क्वायर होता है। तो आप यहाँ पर वर्ग का भुजा प्राप्त कर लें। अब क्या निकालना है हमें, ये कह रहा है कि आयत की जो लंबाई है वर्ग की भुजा की 2 गुनी है। तो अगर हम आयत की बात करें तो इसका लंबाई कितना होगा, ये वर्ग का जो भुजा है 64, इसका 2 गुना, यानी कि ये 128 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और चौड़ाई की अगर बात करें तो ये कह रहा है वर्ग की जो चौड़ाई है, सॉरी आयत की जो चौड़ाई है वो वर्ग की भुजा से 24 सेंटीमीटर कम है। तो देखिए वर्ग की भुजा 64 है, इसमें आप 24 माइनस करेंगे तो चौड़ाई आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको मौखिक करना है। इन दोनों का रेशियो हमसे पूछा जा रहा है, तो रेशियो आप ले लीजिए, यहीं पर आप कटा लीजिए इसको। ठीक है, जब कटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 8 से कट रहा 5 बार में, 8 से कट रहा 16 बार में, तो 16 और 5 का रेशियो यहाँ पर आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आगे इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे वर्ग के सवाल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है ए स्क्वायर इज ओनली ए स्पेशल केस ऑफ ए रेक्टेंगल। देखिए स्पेशल केस आप याद रखिए, जैसे समांतर चतुर्भुज का जो स्पेशल केस होता है वो क्या होता है, आयत। ठीक है, और सम चतुर्भुज का जो स्पेशल केस होता है वो क्या होता है, वो होता है वर्ग। तो आप ये दोनों चीज़ याद रखिए। देखिए इस पर डायरेक्ट सवाल पूछा गया है, कह रहा है स्क्वायर जो है किसका स्पेशल केस है, तो आप जानते हैं यहाँ पर मैंने आपको बताया कि वो सम चतुर्भुज का स्पेशल केस होता है। तो देख लीजिए कहाँ पर है, स्क्वायर इज ओनली स्पेशल केस ऑफ रोम्बस।
तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी कोई भी ऑप्शन यहाँ फिट नहीं है। ये आयत का स्पेशल केस तो होगा नहीं, तो ये नहीं हो सकता। ये कह रहा है स्क्वायर इज स्पेशल केस ऑफ बोथ रेक्टेंगल एंड रोम्बस, तो दोनों का स्पेशल केस वो नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें कह रहा है कि स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल, रोम्बस एंड पैरेललोग्राम, तो ये भी नहीं होगा। केवल रोम्बस का स्पेशल केस होता है स्क्वायर, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर काम देता है। ठीक है, आगे। किसी वर्ग का परिमाप 336 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साधारण सा सवाल, आप जानते हैं वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा, जो कि दे रखा है 336। यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 8 32, 4 चौके 16, तो भुजा कितना आ गया 84। हमें निकालना क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा का स्क्वायर जो कि है 84, तो 84 का स्क्वायर यहाँ से आपको प्राप्त करना है। तो क्या कर सकते हैं, इकाई अंक 6 आ रहा है दो ऑप्शन में, ठीक है, ये दोनों आंसर नहीं होगा। मल्टीपल आप चेक करिए, बाद में लास्ट तरीका है स्क्वायर करना। तो मल्टीपल देखिए 84 मतलब ये 28 या 84 3 का मल्टीपल होता है, और स्क्वायर जब हम कर रहे हैं तो ये 9 का मल्टीपल बनेगा। तो 9 का मल्टीपल 6 3 9 7 16, ये नहीं है, तो बचा ऑप्शन नंबर 4, ये 9 का मल्टीपल है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर भी करना है तो क्या करेंगे, आप 84 का स्क्वायर करना है, तो यहाँ 4 का स्क्वायर कितना 16 बचा 1, फिर 8 चौके 32, यानी दोनों को गुना करके 2 गुना, 8 चौके 32 गुना 64, इधर का 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 65, बचा 6, फिर 8 का स्क्वायर यानी 64 6 कितना हो जाएगा 64 6 70, तो ये 7056 आप स्क्वायर करके भी इस तरीका से निकाल सकते हैं। आगे, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, इनकी भुजाएं क्रमशः पी और क्यू है, 317 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का योग 100 सेंटीमीटर है तो पी और क्यू का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको तरीका से करना होगा। ये कह रहा है कि दो वर्ग है, इनकी भुजा पी और क्यू है। अगर पहला वर्ग का हम लोग क्षेत्रफल निकाले तो क्या निकलेगा पी स्क्वायर, और दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल निकाले तो क्या निकलेगा क्यू स्क्वायर, और इन दोनों का योगफल ये दे रखा है 317, तो ये 317 के इक्वल हो जाएगा। आगे, इनके परिमापों का योग है 100, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर 4 से डिवाइड करके दोनों का भुजा का योग लिख सकते हैं, या नहीं तो आप 4p प्लस 4q बराबर 100 कर सकते हैं। बात देखिए, तो मैं यहाँ डायरेक्ट करूँगा, p प्लस क्यू बराबर कितना हो जाएगा, इसको अगर 4 से डिवाइड कर दें तो आएगा 25, तो p प्लस क्यू आ जाएगा 25। अब आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए डायरेक्ट, यानी आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया गया है, ए प्लस बी दिया गया है, आपसे ए बी पूछा जा रहा है, तो आप जानते हैं कि इसका फॉर्मूला मैंने आपको कई बार बताया। क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बटा 2, इससे आप डायरेक्ट करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम पी और क्यू अगर निकालें तो पहले पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर आएगा 25 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि यहाँ पर 317 है, और बटा 2, तो ये आ गया आपका 625 माइनस 317 बटा 2, घटाने के बाद कितना बनेगा ये 300 इधर 8, यानी कि 308 बन रहा है, बटा 2 करेंगे तो 154 जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, और दोनों भुजा को जब गुना करेंगे तो ये स्क्वायर में आएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया, ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे, ए बी सी डी एक वर्ग है और क्यू इसके अंदर एक ऐसा बिंदु है कि त्रिभुज क्यू ए बी समबाहु है, क्यू सी बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए एक डायग्राम बनाते हैं। ये मान लीजिए आपका एक स्क्वायर है, इसका नाम है ए बी सी डी, ए बी सी और डी। क्यू इसके अंदर ऐसा बिंदु है कि क्यू ए बी समबाहु है, क्यू ए बी, तो मान लीजिए कि क्यू यहाँ पर होगा लगभग। ठीक है, तो ए से क्यू को मिला दीजिए और क्यू से बी को मिला दीजिए, तो आपको एक ट्राइंगल दिखेगा यहाँ पर ए क्यू बी। इसी के बारे में कह रहा है, ये जो है समबाहु है। समबाहु है मतलब अगर ए बी जो भी माप का हो, ये और ये क्यू बी और ये क्यू ए, ये तीनों इक्वल होंगे क्योंकि त्रिभुज कौन सा है समबाहु है। उसके बाद क्यू सी बी का मान याद करना हमें, कहाँ पर है क्यू सी बी, तो क्यू से सी को अगर मिला दे तो यहाँ पर एंगल दिख रहा है आपको, ये थीटा का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप, सबसे पहले ये चीज़ सोचिए कि त्रिभुज यहाँ क्या बन गया समबाहु, समबाहु बना, इसका मतलब प्रत्येक कोण इसका 60 डिग्री का। ठीक है, तो ये चीज़ आप जानते हैं कि इसका ये कोण कितना होगा 60 डिग्री होगा, और ये कोण भी 60, सभी 60 होगा, तो हमें इससे मतलब है क्योंकि हमें ये एंगल निकालना। तो देखिए, अगर ये 60 है, इसके बाद
और आप जानते हैं कि वर्ग का जो प्रत्येक कोण होता है वो समकोण होता है। तो पूरा 90 डिग्री जिसमें ये 60 है, तो ये कितना बचा? ये बच गया आपका 30 डिग्री। ठीक है। और देखिए अगर ए बी और क्यू बी बराबर है, और आप जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, तो ए बी और बी सी भी बराबर हुई, इसका मतलब क्यू बी और बी सी भी इक्वल है। ये दोनों भुजा इक्वल है तो इसके सामने का कोण भी बराबर होगा, यानी ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है। तो ये बन गया एक समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें एक कोण आपको पता है, बाकी निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 180 में ये जो शीर्ष कोण है 30, ये माइनस कर दीजिए तो बचेगा 150। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आएगा 75 डिग्री, जो कि होगा ये थीटा का वैल्यू। ठीक है, तो ये 75 डिग्री इसका आंसर हो। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे, ए बी सी डी एक वर्ग है। एक्स ए बी का मध्य बिंदु है। वाई बी सी पर ऐसा बिंदु है कि बी वाई 1/3 है बी सी का। यदि त्रिभुज बी एक्स वाई का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो विकर्ण ए सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहले एक बनाएंगे वर्ग। तो ये रहा आपका एक वर्ग। ठीक है, इसका नाम क्या है, ए बी सी डी। ए बी सी डी। इसके बाद ये कह रहा है कि एक्स जो है ए बी का मध्य बिंदु है, यानी ये जो ए बी है इसका मिडिल पॉइंट है क्या, एक्स। ठीक है, इसके बाद वाई जो है बी सी पर ऐसा बिंदु है कि वाई बी बी सी का एक तिहाई है। ये जो बी सी है इसका एक तिहाई है ये वाई बी। तो आप इसका 3 टुकड़ी करके एक टुकड़ी मान लीजिए यहाँ पर होगा, तो ये पॉइंट आपका क्या है, वाई है। ठीक है, और ये जो त्रिभुज बन रहा है आपको बी एक्स वाई, इसका एरिया इन्होंने दे रखा है कितना, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए सी का लंबाई, ये जो ए सी है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ए सी निकल जाएगा अगर ये वर्ग की भुजा निकल जाए तो। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये जो बी वाई है ये बी सी का एक तिहाई है। एक तिहाई मतलब 1/3। और ये जो एक्स है ये मिडिल पॉइंट है, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो बी एक्स है ये ए बी का हाफ है। हाफ मतलब 1/2। तो आप फ्रैक्शन में देख रहे हैं यहाँ पर 1/3 1/2 हुआ है, तो नीचे वाला को गुना करिए तो कितना मिलेगा, 6। तो भुजा की लंबाई आप कितना मानेंगे, 6, ताकि कैलकुलेशन आपको आसान रहे। तो मान लेते हैं वर्ग की भुजा कितना है, 6 यूनिट है। अगर ये 6 यूनिट है तो ये बी वाई कितना होगा, 6 का एक तिहाई। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि हमें क्षेत्रफल दिया गया, तो आप एक्स के टर्म में मानेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो 6x है, इसका एक तिहाई, यानी कि ये हो गया 2x। उसके बाद ये कितना होगा, एक्स से बी तक ये हो जाएगा आपका ए बी का हाफ, यानी कि 6x माने तो 6x का आधा, ये हो जाएगा 3x। ठीक है, देखिए एक्स दोनों जगह आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ये मान लीजिए कैपिटल एक्स है, ये स्मॉल एक्स है। ठीक है, अब आगे ये ट्राइंगल देख रहे हैं एक्स वाई बी, इसका एरिया आप निकाल सकते हैं एक्स के रूप में, जैसे 1/2 गुना आधार इसका है 3x और ऊंचाई 2x, तो 3x गुना 2x ये हो गया। इसको बराबर कर देंगे, ये जो ट्राइंगल का एरिया दे रखा था सवाल में 300 इसके, तो यहाँ से आपको 2 कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 100 बार में। तो आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर 100 आया तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एक्स का 10 आया, इसका मतलब ये 6x का वैल्यू कितना होगा, 6 गुना 10 यानी कि 60। तो ये आ गया आपका वर्ग का भुजा कितना, 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा है तो विकर्ण कितना होगा, √2 गुना ए होता है, तो √2 गुना 60 करेंगे तो 60√2 इसका विकर्ण का लंबाई आएगा। ऑप्शन नंबर बी में ये दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे एक आयत का परिमाप 50 सेंटीमीटर, उसकी भुजाओं का अनुपात 1:4 है। उस आयत के समान क्षेत्रफल वाले वर्ग का परिमाप क्या होगा। यानी पहले आपको क्या करना होगा, ये आयत का क्षेत्रफल निकालना होगा, फिर वर्ग का क्षेत्रफल उसके बराबर है तो उस बराबर करके वहाँ से वर्ग का भुजा निकाल के फिर वर्ग का परिमाप निकालना होगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। आयत का परिमाप 50 है और भुजा का अनुपात ये दे रखा है 1:4। अगर भुजा को जोड़ें तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितना होगा, 5 यूनिट। जबकि यहाँ परिमाप 50 है तो परिमाप को जानते हैं आप, 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम कह सकते हैं कि ये लंबाई प्लस चौड़ाई यहाँ रेशियो में 5 यूनिट हो रहा है, जबकि एक्चुअल में कितना हो रहा है, डिवाइड करने के बाद 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, और ये 4 यूनिट का वैल्यू, तो 5 गुना करेंगे तो 20 सेंटीमीटर। तो लंबाई और चौड़ाई आपको पता चल गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर और आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है तो 5 गुना 20 यानी कि 100 इसके बराबर कर दीजिए। ए का वैल्यू यहाँ से आपको 10 मिल जाएगा।
ए का वैल्यू 10 मिला, परिमाप में निकालना यानी 4a, तो 10 का 4 गुना करेंगे तो 40 सेंटीमीटर जो इसका परिमाप आए। ऑप्शन नंबर बी में ये दिया गया है। आगे इसके बाद चतुर्भुज के प्रकार की पहचान पर कुछ सवाल पूछे गए हैं, चलिए उसको सॉल्व करते हैं। यह पहला कारण निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्भुज का एक प्रकार नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन में पेंटागन, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस। तो मैंने आपको ये तीनों प्रकार बताए हैं, ये समलंब चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज और ये समचतुर्भुज। लेकिन ये जो पेंटागन है ये क्या है, ये एक बहुभुज है, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, यानी कि ये जो है चतुर्भुज नहीं है, तो ये आप इसका आंसर लगाएंगे। आगे चतुर्भुज पी क्यू आर एस में चारों कोण का अनुपात ये दे रखा है, पी क्यू आर एस किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो देखिए चतुर्भुज डिसाइड करना है हमें ऑप्शन से। पहला ऑप्शन में कह रहा है ये स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है कि इनके चारों कोण इक्वल होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। क्या रेशियो में आपको चारों इक्वल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसका मतलब स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, स्क्वायर अगर नहीं है तो आगे देखते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में आप जानते हैं कि आमने सामने का कोण यानी सम्मुख कोण इसके इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पी के सम्मुख आ रहे हैं, यानी कि 2 3 के बराबर है क्या, या 8 7 के बराबर है? नहीं, इसका मतलब पैरेललोग्राम भी आंसर नहीं होगा। रोम्बस में भी वही केस होता है, सम्मुख कोण इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। तो बचा कौन? ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे यदि चतुर्भुज एबीसीडी के कोण यहाँ पर दिया गया उसका अनुपात, तो एबीसीडी एक क्या है? उसी तरह सेम है, ऑप्शन से कर लेंगे इसको। रोम्बस में आमने सामने का इक्वल होना चाहिए, 3 6 है 7 4 है, नहीं होगा रोम्बस। पैरेललोग्राम भी नहीं होगा। काइट में आप जानते हैं कि इनके एक कोण इक्वल होते हैं, क्या कहीं पर आपको दिख रहा है? यानी एक कोण कहने का मतलब कि एक सम्मुख कोण का जोड़ा इक्वल होंगे। जैसे मान लीजिए कि ये आपका काइट है, तो ये कोण और ये कोण इक्वल होते हैं, बाकी ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, तो ये काइट भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा? ट्रेपेजियम, और यही इसका आंसर भी होगा। ठीक है, आगे चतुर्भुज एबीसीडी इस प्रकार है कि कोण ए 47, कोण बी 66, कोण सी 133 और कोण डी 114 डिग्री है। एबीसीडी किस प्रकार का चतुर्भुज है? ठीक है, तो उसी तरह से ऑप्शन से करेंगे। पहला ऑप्शन में रोम्बस। रोम्बस मतलब समचतुर्भुज। आप जानते हैं कि किसी भी समचतुर्भुज में संगत कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है, और सम्मुख कोण इक्वल होते हैं। तो दोनों तरीका आप लगा सकते हैं। ए के सम्मुख सी होगा, तो क्या देखिए आप 47 और 133 इक्वल है क्या? नहीं है, इसका मतलब रोम्बस आंसर नहीं होगा। रोम्बस नहीं हुआ तो पैरेललोग्राम भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी लगभग एंगल के मामले में वही कंडीशन लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बचा दो ऑप्शन, एक ट्रेपेजियम आपका समलंब और दूसरा है साइक्लिक। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये होता है कि चक्रीय चतुर्भुज। देखिए चक्रीय चतुर्भुज अगर हम बनाए यहाँ पर एक, तो आप समझ सकते हैं ये एक सर्कल है, इसके अंदर कोई चतुर्भुज इस तरह से बना दिया गया है, तो ये चतुर्भुज कहलाएगा चक्रीय चतुर्भुज। इसका अगर नाम दे दें तो ए बी सी डी, तो इसमें ये जो कोण आपको ए दिख रहा है मान लीजिए अल्फ़ा है, और ये जो सी दिख रहा है ये मान लीजिए बीटा है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा 180 डिग्री होना चाहिए, यानी कोण ए और कोण सी का योगफल 180 हो रहा है क्या यहाँ पर? ये देखिए 47। ठीक है, ये कितना दे रखा है? 47, और सी है 133। इन दोनों को अगर जोड़े तो ये आएगा 180 डिग्री। ठीक है, और कोण बी 62 है, कोण डी 114 है, इसको भी जोड़ेंगे तो ये भी देगा 180 डिग्री। इसका मतलब ये जो कह रहा है ये चक्रीय चतुर्भुज है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं बराबर है। कोण ए बी सी 90 डिग्री है यदि सम्मुख भुजाएं समानांतर हो और सम्मुख कोण बराबर हो, तो ए बी सी डी एक क्या है? सिंपल सा है, आप पढ़ने के साथ समझ गए होंगे किसके बारे में यह बात कर रहा है, ये एक स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसका जो है पहला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि स्क्वायर का कंडीशन आप जानते हैं कि क्या सब होता है, इनके कोण 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, ये अगर 90 डिग्री का है और ये कह रहा है कि सम्मुख कोण बराबर है, तो यहाँ पर ये भी 90 डिग्री का होगा, और आमने सामने की भुजाएं समानांतर है, तो ये और ये पैरेलल होंगे, और इसकी भुजाएं बराबर भी है, तो ये चारों भुजाएं इसकी बराबर है। तो ऐसा कंडीशन किस में होता है? वर्ग में होता है, तो सिंपल सा ये ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आगे चतुर्भुजों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, पहला है आपका कोई समचतुर्भुज वर्ग हो सकता है लेकिन सभी वर्ग समचतुर्भुज नहीं होते। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा,
एक समलंब चतुर्भुज में समानांतर भुजाओं का योग बराबर होता है। तीसरा, समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का एक विशेष प्रकार है। और समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर होते हैं। क्या ये चारों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा? ये जो पहला है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक है, कैसे? देखिए, मैंने आपको बताया कि समचतुर्भुज का स्पेशल केस क्या होता है? स्क्वायर होता है, यानी वर्ग होता है। लेकिन वर्ग का स्पेशल केस समचतुर्भुज नहीं होता, तो ये आपका करेक्ट हो रहा है। और समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाओं का योग बराबर होता है, ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, आगे समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का एक विशेष प्रकार है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। उसके बाद समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर होते हैं, ये भी नहीं, क्योंकि दोनों विकर्ण अलग अलग माप के होते हैं। ठीक है, केवल वर्ग और आयत में विकर्ण इक्वल होते हैं। चलिए आगे। तो ये लास्ट सवाल था, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।